हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 सल्तनत काल का विस्तार, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और जिसमें हम लोग आज खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसका समय काल है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था और गुलाम वंश में हम लोगों ने लास्ट में बलबन के बारे में पढ़ा था। और इसमें जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क और खिलजी वंश के शासकों में एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और इस संघर्ष में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उनको सफलता मिलती है और इस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वंश का संस्थापक बन जाता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बन जाता है। इसका समय काल है 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। और ये जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी रहता है ये एक उदार और सहिष्णु शासक रहता है। इसकी जो नीतियां होती है ये सॉफ्ट पॉलिसी को अपनाता है। उसमें जो शासक है ये दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर विशेष ध्यान देता है और साथ ही विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति को भी अपनाता है। तो जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा जिसका क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी भतीजा है किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था ये क्या था, मतलब कि एक स्थान है कड़ा और अवध, इसका इख्तियार था और रक्षा मंत्री भी था। और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे हमला किया था और उसे वहां अलाउद्दीन खिलजी को वहां बहुत सारा धन भी मिला था लूटने को। और इससे जो था जब इस सफलता को इसने प्राप्त की थी तो इससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनसे बहुत प्रसन्न होता है और इस प्रसन्नता के कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इनसे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है, कड़ा। क्यों पहुंचता है कड़ा, क्योंकि जब इसने देवगिरी पे हमला किया था तो वहां अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा धन मिला था। इससे प्रसन्न हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी सफलता के कारण, क्योंकि एक बहुत अच्छा शासक है, ये सुल्तान है। तो इसकी सफलता की खुशी मनाने के लिए ये अपने भतीजे से मिलने के लिए कड़ा पहुंचता है। तो वहां क्या होता है, ये जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है ये अपने चाचा को अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है कड़ा में और स्वयं शासक बन जाता है। ये क्या बन गया, अगला शासक। अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक बन जाता है। फिर हम लोग आज अब नेक्स्ट शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका क्या समय काल है, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी, ये अलाउद्दीन खिलजी का समय है। तो जैसा कि इसके जो चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये एक उदार शासक थे, सहिष्णु शासक थे। इन्होंने सॉफ्ट पॉलिसी को अपनाया था। इसके विपरीत ये जो था ये इनके एकदम विपरीत था। सोचिए, ये इनसे मिलने, इनकी सफलता को मनाने, खुशी मनाने के लिए इनसे मिलने आए और जबकि इन्होंने क्या किया, इन्हीं की हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गए, शासक या सुल्तान बन गए खिलजी वंश का। तो अब हम लोग पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्ते पर अर्थात शासन पर बैठता है। यह क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये एक महान विजेता है, कुशल शासक है और चतुर राजनीतिक भी है। इसने सुल्तान बनते समय दिल्ली शासन में अव्यवस्था, जब ये सुल्तान बना था तो दिल्ली शासन में क्या था, एक अव्यवस्था बनी हुई थी, क्योंकि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये बहुत ही उदार नीति का था। ये अच्छे से शासन नहीं कर रहा था। जब ये शासक
बना, तो इसके सामने जो अव्यवस्था बनी हुई थी उसने उस अव्यवस्था को दूर किया और बहुत सारी नीतियों को चलाया। उसमें से अभी हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी नीतियों को चलाया, कैसे चलाया, क्यों चलाया। तो उसने सबसे पहले क्या किया, अव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। उलेमाओं का जो दखल था वो बहुत बढ़ चुका था, उसने उसे भी रोका। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे, उसे रोका। मंगोल आक्रमणकारी जो थे वे भी आक्रमण कर रहे थे, उनका भी उसने अलाउद्दीन खिलजी ने दमन किया। इन परिस्थितियों का सामना उसने बहुत ही धैर्य और सुनियोजित तरीके से किया, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था ये सारी कोई भी काम करने से पहले प्री प्लानिंग करता था, इसके बाद ही कोई कार्य करता था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को हर एक कार्य में सफलता भी प्राप्त होती थी। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की जो उदार और सहिष्णु नीति थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, इसे उसने समाप्त करके एक कठोर नीति को अपनाया। इस कठोर नियम और सुनियोजित योजनाओं के बल पर उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, प्रशासन में राज और धर्म का अलगाव किया। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में राज और धर्म का अलगाव किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में धर्म और राज्य का अलगाव किया। तो हम लोग अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो धीरे धीरे इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डाल देते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और इनकी बहुत सारी नीतियां हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनका कार्य क्या किया इन्होंने, प्रशासन में पहला कार्य किया, प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव, धर्म का अलगाव। और इसका मतलब क्या होता है, प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव? इसका मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी को शासन के मामले में धर्म गुरु या उलेमाओं का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानते थे, अर्थात धर्म गुरुओं की बातों को वो स्वीकार नहीं करते। किस मामले में? राज्य के मामले। वे नहीं चाहते थे कि राज्य और धर्म एक बने, वे चाहते थे कि धर्म को राज्य से अलग किया जाए, धर्म के नियम अलग चले, राज्य के नियम कानून अलग चले। फिर अगली हेडिंग है सैनिक सुधार। सैनिक सुधार, सैनिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कार्य करवाए? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था कि विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था, अर्थात जो उसने सेना रखी थी वे सुसंगठित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना बनवाया था, उसका संगठन किया था। उसकी सेना में कितने सैनिक थे? 4,75,000 सैनिक थे। 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की जो नियुक्ति होती थी उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर उसने सैनिकों को रखा था, अर्थात ऐसे सैनिक उसने नहीं रखा था जिन्हें घोड़े चलाने ना आते हो और जिन्हें अस्त्र शस्त्र ही चलाने ना आता हो, ऐसे सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं रखा था। और साथ ही और क्या किया था इसने, सैनिकों को हुलिया का पूरा ध्यान देता था। हुलिया क्या होता था? अर्थात ड्रेस कोड था कि उन्हें यही ड्रेस पहन के ही आना है, और साथ में घोड़े की दागने की प्रथा भी इसने लागू की थी। सैनिकों का हुलिया, सैनिकों के हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा। अब ये क्यों लागू किया था? क्योंकि इसने सैनिकों के हुलिया इसलिए फिक्स किया था कि कोई भी उनके सेना में भर्ती ना हो जाए, कोई ऐसे भी फालतू लोग ना चले आए, तो इसलिए सैनिकों का हुलिया इसने लागू कर दिया था। और साथ में घोड़ों को इसलिए दाग रखा था
कि ऐसे कोई घोड़े भी ना, कोई आलतू फालतू घोड़े इसके उसमें आ ना जाए, ताकि जो है वो असमर्थ हो और उनके सैनिक के हिस्से में वो भी ना चले आए। इसलिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा का प्रचलन भी किया था, और साथ में सैनिकों को इसने नगद वेतन देना भी शुरू किया था। सैनिकों को नगद वेतन दिया था, नगद वेतन, इन सारी चीजों का व्यवस्था उसने किया था। और इस प्रकार से अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का भी निर्माण कराया और पुराने किलों की मरम्मत भी करवाई, और इन किलों के रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की थी। इसके बाद हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। किन किन क्षेत्रों में इन्होंने राज्य विस्तार किया था, क्योंकि सैनिक तो बहुत अधिक मात्रा में थे और सुदृढ़ व्यवस्था में थे, सुनियोजित व्यवस्था में थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सैनिकों को उन्होंने हुलिया और घोड़ों की दागने की प्रथा लागू की थी, और साथ में सैनिकों को नगद वेतन भी देते थे। राज्य विस्तार कहाँ था इनका? सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपना साम्राज्य बहुत अधिक दूर तक फैलाया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्य को अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद अलाउद्दीन के सेनापति जो थे मलिक कफूर, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, और इसने अलाउद्दीन के सेनापति जो मलिक कफूर थे, दक्षिण के अभियान जितने भी थे उन्होंने मलिक कफूर, अपने सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में किया था। और इन्होंने दक्षिण भारत में देवगिरी, तेलंगाना, वारंगल और होयसल राज्यों पर भी विजय हासिल की थी, और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश भी कर दिया था। अर्थात दक्षिण के जो क्षेत्र थे, राज्य थे, उन्हें जीत लिया था और उनसे कर लेता था, लेकिन उनका विलय नहीं किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनको जीत लिया था, लेकिन उनका विलय नहीं किया था। और इन शासकों पे इस शर्त पर अपने राज्य पर शासन करने दिया कि वे उन्हें वहां दक्षिण भारत के राज्य के जो शासक थे वे अलाउद्दीन खिलजी को कर देते रहेंगे, लेकिन उनकी अधीनता को स्वीकार किए रहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण किया उसको भी जान लेते हैं। अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों और सरदारों पर कैसे नियंत्रण किया? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका ऐसा मानना था कि जो अमीर और सरदार होते हैं, अगर ये किसी उत्सव या फिर किसी आयोजन में एक साथ बैठते हैं कुछ लोगों के साथ, तो इनके खिलाफ अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ ये लोग कोई विद्रोह या साजिश रच सकते हैं। तो इनका मानना था, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा मानना था कि अगर ये साथ में बैठेंगे ही नहीं तो फिर हमारे खिलाफ कोई विद्रोह या षड्यंत्र नहीं बना सकेंगे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उत्सव या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इससे क्या होता था कि लोग जो होते थे इनसे भयभीत रहते थे, इनके सामने सिर उठा, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के सामने सिर उठा के भी सिर उठाने में भी डरते थे। और अगर इन्हें कोई उत्सव या फिर किसी चीज का आयोजन करना होता तो बिना इनसे पूछे, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी से बिना पूछे किसी भी चीज का उत्सव या का आयोजन ये लोग नहीं करते थे। तो फिर हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग है मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसकी कठोर नीतियों के कारण इसने मंगोल आक्रमणों को होने से बचाया। कैसे? क्योंकि जो
इसने एक कठोर नीति को अपनाया था। जो भारत था, हमारा भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण होते रहते थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी मंगोल ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की तरह पुराने किलों की भी मरम्मत कराई और नए नए किले भी बनवाए, जिससे ये अपनी और अपने राज्य की रक्षा कर सके। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना भी रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। इसके बाद अगली हेडिंग है कृषि नीति। कृषि नीति कैसी थी कृषि नीति अलाउद्दीन खिलजी की? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मध्यकालीन शासक था, ऐसा मध्यकालीन मतलब पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की थी। और लगान पैसे के बदले में नहीं बल्कि अनाज के रूप में वसूला जाता था ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में अनाज पहुंचाया जा सके। इसके बाद अगली हेडिंग है बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी और इनको मतलब अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी जो था इनके पास एक विशाल सेना तो थी और मंगोल आक्रमण तो इनके राज्य में अक्सर होते रहते थे। इन मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा और सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी और इन सैनिकों को उनकी जरूरत के अनुसार वेतन देने में खजाना जो होता था खाली हो जाता था। इसलिए उन्होंने क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने कम वेतन में ही सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दिया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की जो चीजें थी उसके दाम को स्थायी बना दिया ताकि कोई भी सैनिक हो वो आराम से अपने निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके, क्योंकि जो दैनिक आवश्यकता वाली चीजें थी उसका जो दाम था उसको क्या किया उन्होंने स्थायी कर दिया। दैनिक आवश्यकता वाली चीजों का दाम स्थायी कर दिया। दैनिक आवश्यकता वाले वस्तुओं का दाम स्थायी कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों स्थायी कर दिया ताकि जो आम सैनिक है या फिर जो कम पैसे में निर्वाह कर रहे हैं, कम पैसे जिन्हें मिल रहे हैं या जो भी हैं, तो वो भी आराम से इन सारी चीजों का खरीद सके और अपना निर्वाह कर सके। इसके बाद बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी भी नियुक्त किए गए जिनका प्रमुख शहना या अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों का नियंत्रण करता था। दुकानों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था क्योंकि कोई भी दुकानदार किसी भी चीजें या वस्तुओं का दाम अधिक नहीं ले सकता था या कम नहीं तौल सकता था। इस चीज पे विशेष ध्यान रखा जाता था। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर की भी नियुक्ति की थी, अधीक्षक की नियुक्ति की थी ताकि कोई भी भ्रष्टाचार इसके राज्य में ना हो सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी यदि कोई दुकानदार अगर किसी चीज में नाप तौल में किसी चीज को कम देता है तो उसका उतना हिस्सा मांस कटवा लेता था। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी एक कठोर नियम को लागू करते हुए चल रहा था और इसका शासन व्यवस्था इस तरह से बहुत अधिक समय तक चला भी। और इसके लिए जो इस तरह अगर नाप तौल में अगर मोल भाव में कोई भी ऊपर नीचे होता तो उसे दंड भी दिया जाता था। इस तरह से एक भयानक दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सम्मानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था भी लागू की थी। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना रोज हर दिन मिलती रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी को प्रतिदिन की सूचना मिलती रहती थी कि रोज बाजार में क्या हो रहा है, किस तरह से बाजार व्यवस्था चल रही है। कभी कभी सुल्तान कभी खुद जाता था, वस्तुओं का निरीक्षण करता था, लोगों से मिलता था, बातचीत करता था, जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य नहीं लेते थे। ठीक तरीके से बाजार नियंत्रण व्यवस्था चल रही थी। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित करवा दिए गए थे जिससे कि कभी अकाल वगैरह आने पर इन गोदाम का इस्तेमाल किया जा सके। और इसके बाद लास्ट हेडिंग है साहित्य व कला का विकास। हमारी लास्ट हेडिंग है
8वीं साहित्य व कला का विकास। साहित्य व कला का विकास। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो और बरनी इन्हीं के राज दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के। जो अमीर खुसरो थे, इनका जो लोकप्रिय नाम था तूतिए हिंद, और ये महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो अपनी पहेली, दोहे, मुकबरियों और कवालियों के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इसके साथ में दिल्ली का एक विशाल टैंक का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे हौज खास के नाम से भी जाना जाता है। उसने दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल भी बनवाया था, और साथ में कुतुब मीनार के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके साथ ही आज हमारे ये जो खिलजी वंश है यहीं पे कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम लोग कल तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।